गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य है उसका अध्याय 5 नंबर का है, यानी कि अध्याय 5वां है। और एक कम और साहित्य सत्य दो कविताएं, कहते हैं दो कविताएं, दोनों कविचे का कवि परिचय और एवं पाठ का सार, यानी कि अध्याय 5 का कवि परिचय और दोनों कविता का पाठ का सार देखेंगे साथ में। क्लियर हुआ? तो शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख के यानी क्लास देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नए क्लास को लाइक करते हो। तो साथ ही निवेदन है कि क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर करें। ओके साथियों, तो देखो जीवन परिचय पढ़ेंगे इसका विष्णु खरे जी का। कवि परिचय कवि का क्या नाम है? विष्णु खरे। तो विष्णु खरे का जन्म 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। किससे? अंग्रेजी से। जो अंग्रेजी विषय उनसे दूसरे साहित्य में एमए कर लिया था। 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक रहे। ओके, 1963-75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से जुड़े थे। किससे किससे जुड़े हुए थे साथियों? मध्य प्रदेश और दिल्ली के महाविद्यालय से अध्यापन में जुड़े हुए थे। इसी बीच 1964-1967 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। बाद में 1976-84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिवन के कार्यक्रम पद पर पदासीन यानी कि उच्च पर कार्य करते रहे। 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवार टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादक कार्य से जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नवभारत इंडिया के संपादक रूप में कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रत रहे। आगे है साहित्य सेवा। तो औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट अनुवाद मध्य प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा कविता संग्रह एक गैर गुमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंखों से 1978 में। चौथा सबकी आवाज के पर्दे में 1944 में। पांचवा पिछली बाकी तथा छठवां काल और अवधि के दरमियान प्रकाश हुई। जो ये बता रहे हैं क्या है? इसके कविताएं, ये जो दूसरा संगीत, ये जो इनकी कविताएं बता रहे हैं, इनकी साहित्य सेवा के अंदर पहला प्रकाशन है। इनकी जो कविताएं लिखी है वो बता रहे हैं। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई है सारी। क्लियर? अब देखिए ये रचना है। तो उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी अंग्रेजी अनुवादन किया। हिंदी में तथा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद किया। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ड्वार्ट रोड सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर साय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मेदिन निसरण गुप्त सम्मान मिल चुका है। इनकी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थिति के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी गई है साथी। क्लियर? देखेंगे पाठ का सार। तो देखो, एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्र भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। क्योंकि सर आजादी के पहले यानी कि के समय था, वैसा आज के समय में नहीं है। पूरे देश का कहीं आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हो चुका है। कहीं आस्थावान है, कहीं ईमानदार है, कहीं बेईमान है, कहीं संवेदनशील व्यक्ति है। जो यह कहना ज्यादा बेहतर है कि पहले हम दूसरे देश के लोगों के द्वारा चले जा रहे थे, अब आजादी के बाद अपने ही लोगों द्वारा चले जा रहे हैं। यानी कि चलना का मतलब समझ रहे हो ना आप? वो होता है ना किसी की छलावा करना, यानी कि ठगना। यानी कि पहले तो हम आजादी यानी कि जो अंग्रेज थे उनसे ठग रहे थे और हम अपने ही लोगों से इस जमाने में ठग रहे हैं। क्लियर? परिणाम यह हुआ है कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का साथ धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया है और नितांत स्वार्थपरता का माहौल बनता चला जा रहा है। यानी कि आज के जमाने में चतुर व्यक्ति ज्यादा हो रहे हैं, स्वार्थ व्यक्ति ज्यादा हो रहे हैं, घमंड व्यक्ति ज्यादा हो रहे हैं। स्थिति बद से बेहतर होते गई है। ये पतनोन्मुख यात्रा अभी भी जारी है। हालात ऐसे हैं कि जो ईमानदार है वो तो एक चाय या 2 रोटी के लिए भी समर्थ नहीं है। यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसको एक चाय यानी कि एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है और दूसरों के आगे हाथ फैलाने की विवश है। इसका दूसरा पक्ष है कि आज आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील समाज की संकल्पना में धोखाबाज और निर्दलता आज जुड़े हैं। ऐसे में समाज ईमानदार लोगों की भूमिका नगण्य हो गई है। आज के समाज में जो जो ईमानदार व्यक्ति है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो बेईमान व्यक्ति है उसको इतना ज्यादा सम्मान मिलता है कि जो मत आप बेईमान व्यक्ति बनो और
अच्छे संसार में सम्मान पाओ, लेकिन आप मान नहीं बने, आपको सत्य के रास्ते पर चलना है तक के लिए। इस कभी कभी इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते भी ईमानदार के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट से जगता है, यानी कि व्यक्ति समर्थ है, असमर्थ है, असफल पा रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति है उसके प्रति यदि सहानुभूति दिखा रहा है तब कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता है। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम ही कर सकता है जो कि वह करता है। वही कविता का संदेश भी देता है। ऐसा क्लियर हुआ। अगली दूसरी कविता देखेंगे हम। अगली दूसरी कविता का नाम है सत्य। क्या नाम है? सत्य। सत्य कविता में कवि ने महाभारत में पौराणिक संदर्भ और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहता है। कि सत्य व्यक्ति सत्य के राह पर चलता है, उसके बारे में व्यक्ति को यानी कि कवि अपने को बताना चाहता है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। ये कविता इसका प्रमाण है। जो युधिष्ठिर, विदुर और खांड प्रस्थ इंद्रप्रस्थ के द्वारा मत्स्य को सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है। क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, ये कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी जोजल हो जाता है। ओझल का मतलब गुमनाम हो जाता है, दिखता नहीं है। आज सत्य का कोई एक स्वरूप आकार या पहचान नहीं है जो उसी स्थायी बना सके। यानी कि आज के जमाने की कोई वो सत्य है ना, वो सत्य नहीं, सत्य है ना जो उसका नहीं, किसको दिखता नहीं है, पहचान को सत्य की नहीं। सत्य के प्रति सत्य का विस्तार होने के बावजूद भी हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है, यानी कि सत्य आज के जमाने में हमारी जो आंतरिक शक्ति है वह सत्य है। ये भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु स्थिति और घटनाओं पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलती हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों के सत्य की पहचान है और उसकी पकड़ मुश्किल होती जाने की समाज यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया वह क्लियर हुआ। तो साथ ही हमने इसमें सत्य की कविता को देखा है। किसको? सत्य की कविता को देखा है। और एक को देखा है हमने एक कम। इसको देखा है एक तो सत्य और एक कम। ये रे एक कम और सत्य, दोनों कविता का हमने साथ देख लिया। बहुत अच्छी कविता एक एक कम के आधार पर बताई गई है और एक सत्य के आधार पर बताई गई। इन दोनों के सब प्रश्न कल देखेंगे। साथ ही बहुत अच्छी तरह की कविताएं का कल इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगी।